हाँ आइए। माइकल। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठिए। कुमारी ओणम राठौर, जी। आपका परिचय दीजिएगा। मेरा नाम कुमारी अनिल राठौर है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्रीमान भरत राठौर है। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती अनीता राठौर है और मेरी प्राथमिक शिक्षा कारवाल चिल्ड्रन स्कूल से पूरे 5th तक कंप्लीट हुई और उसके बाद में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल बाजार से और उसके 9th से 12th तक मैं शासकीय उत्कृष्ट स्कूल में विद्यारत रही। अभी क्या कर रहे हैं आप? जी, मेरा शंका है BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। किस प्लेन BA है कि प्लेन BA। प्लेन BA। कौन कौन से सब्जेक्ट है उसमें? मेरा हिस्ट्री, पॉलिटी और सोशियोलॉजी। हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री पढ़ना पसंद है? जी। हिस्ट्री में कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगता है? हिस्ट्री में मुझे एंशिएंट हिस्ट्री में भी कौन सा आपको काल अच्छा लगता है कि इसे पढ़ने पर बड़ा अच्छा लगता है? जी, वो मतलब कि पत्थरों का काल जो अपन पूरा पाषाण काल कहते हैं वो, जिसमें आदि मानव की व्याख्या है, वो अच्छा लगता है। चलिए, इतिहास का थोड़ा वर्गीकरण बताओगे क्या, किस प्रकार से किया गया है? जी, बताइए। इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में भी 3 भाग है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये आद्य ऐतिहासिक में कौन कौन से समय के विषय में हम पढ़ते हैं? आद्य ऐतिहासिक में हड़प्पा सभ्यता जो भारत के उत्तर पश्चिम में रही, वैदिक सभ्यता, इसके बारे में ताम्र सभ्यता। एक कोई ऐसी सभ्यता है जिसमें तांबे का अधिक उपयोग किया गया, परंतु जब कोई व्यक्ति कम आयु में मृत्यु को प्राप्त कर जाता था तो उसे उसके पैरों को काटकर उसको गड़ा दिया जाता था? जी, ताम्र सभ्यता की ही एक संस्कृति रही, जौरवे संस्कृति। जनपद से आपने महाजनपद बनते हुए देखे? कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। मध्य प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद आए? जी, अवंती और छेदी। अवंती और छेदी। अवंती की राजधानी क्या रही? अवंती की राजधानी महिष्मती और उज्जैन। और छेदी की? सुखोपमती। छेदी करके कोई एक शासक वंश रहे ऐतिहासिक काल में? जी, विदेशी शक्तियों में रहे। विदेशी शक्तियों की देशी शक्तियों में? देशी शक्तियों में। कौन रहा प्रमुख शासक, कौन रहा उस वंश का? सॉरी सर। पॉलिटी भी पढ़ना आपको पसंद है? जी। मौलिक अधिकार कैसे अधिकार है? सांविधिक अधिकार है कि संवैधानिक अधिकार है? सर, ये संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक। एक रहते हैं विधिक अधिकार और एक रहते हैं संवैधानिक अधिकार, दोनों में अंतर क्या? विधिक अधिकार कानून के नियमानुसार चलते हैं और संवैधानिक अधिकार जो संविधान में लिखे हुए हैं और हर नागरिकों तक इनकी पहुंच है। विधिक की भी है लेकिन संवैधानिक जो संविधान में लिखे हुए। एक और बात बताइएगा, एक रहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व और एक रहते हैं मौलिक अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित है कि मौलिक अधिकार न्यायोचित है? जी सर, वैसे तो भारत के नागरिकों के लिए दोनों ही समान रूप से न्यायोचित है, लेकिन आप मेरे प्रश्न को समझ पाए? चलिए मैं इसको थोड़ा सा और रूप में पूछता हूँ कि मतलब दोनों ही चीजें दी गई है। हाँ। किसके उल्लंघन पर, दोनों ही चीजें बीपीएसपी और मौलिक अधिकार, किसके उल्लंघन पर ही आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो? मौलिक अधिकार। डीपीएसपी के उल्लंघन पर ना दिए जाने पर? नहीं।
अभी हाल फिलहाल में एक ड्राफ्ट जो है, बिल जो है ड्राफ्ट के रूप में अभी सदन में रखा गया है। महिला की जो विवाह की आयु है उसे 18 से बढ़ाकर 21 किया जाए। आप इसे उचित मानते हो कि अनुचित? सर ये इसके तो दोनों ही पहलू हो सकते हैं। जो भारतीय संस्कृति रही है और मतलब कि भारत का जैसा कल्चर रहा है उसमें लड़कियों का मतलब कि जल्दी विवाह सोचा गया है। लेकिन आज जो उन्नति चल रही है, कर रहे हैं, मतलब महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से उनके विवाह मतलब कि उनकी कम उम्र में विवाह हो जाना उनके लिए एक पीछे हटने का कारण बनता है। पीछे तो इस प्रकार से मतलब आप समर्थन करते हो कि विवाह की आयु को समान रखा जाए। एक समानता का एक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स में, कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत है? समानता का अधिकार। सॉरी सर। आपने भारत के राष्ट्रपति के बारे में तो पढ़ा ही होगा। भारत का राष्ट्रपति क्षमा करने की शक्ति रखता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 72। कितने प्रकार की क्षमा करता है? 5 प्रकार की। नाम बता सकते हो? जी। बताइए। पूर्ण क्षमा, विराम और लघुकरण, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा? सॉरी सर। याद नहीं है? चलिए कोई बात। आप पॉलिटी के साथ, हिस्ट्री के साथ किस सब्जेक्ट को लेकर थे आप? सोशियोलॉजी को लेकर थे। आपने कार्ल मार्क्स को तो पढ़ा होगा? जी। कार्ल मार्क्स को पढ़ा होगा। आपने डेविड रिकार्डो को भी पढ़ा होगा? जी। डेविड रिकार्डो कैसे एक सामाजिक व्यक्ति था? जनसंख्या पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। कि माल्थस ने दिया था? माल्थस, डेविड रिकार्डो दोनों ने दिया था। दोनों दिया था? दोनों पक्का? माल्थस ने क्या कहा था कुछ? सॉरी सर, मुझे ये द्वंद्वात्मक समाजवाद जो था, इसे देने वाले व्यक्ति कौन थे? सॉरी सर। आप जब पॉलिटी पढ़ते हो तो विश्व इतिहास को आपने पढ़ा ही होगा। इंटरनेशनल अफेयर्स को भी आपने पढ़ा होगा। जब इंटरनेशनल अफेयर्स को आपने पढ़ा होगा तो इंटरनेशनल अफेयर में आपने भारत, चाइना, अमेरिका संबंधों को देखा होगा। क्या भारत अब अपनी विदेश नीति का परित्याग कर रहा है? नहीं, मतलब कि भारत, चाइना और अमेरिका संबंध में आप इसे बताइएगा जरा। भारत, चाइना, अमेरिका तीनों, भारत के संबंध तो चाइना से भी रहे हैं और अमेरिका से भी रहे हैं। अमेरिका के लिए भारत एक बाजार है और निवेश के लिए मतलब कि अमेरिका, जो भारत को एक अपना रीजन मानता है। इस हिसाब से अमेरिका भारत के संबंध तो मतलब कि प्रगाढ़ ही रहे हैं। कुछ मामले हैं जिस पर मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट चलते रहती है, लेकिन भारत चाइना के लिए सीमा विवाद है भारत चाइना के बीच, और गलवान घाटी मतलब कि ऐसे मामले होते रहते हैं जिसमें भारत और चाइना के संबंध कटु है। तो मतलब भारत अब, क्योंकि भारत जो है एक बीच में फंसा हुआ देश है जी, अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, तो अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका की हर बात में हाँ में हाँ लगाए। तो यहाँ हम बात में हाँ में हाँ लगाना एक प्रकार से भारत की विदेश नीति अमेरिका की विदेश नीति के अनुसार चलना है। ये बात आप सही बोलते हो कि गलत कहते हैं? सर हाँ में हाँ लगाएगा, अगर हर चीज़ों में उसका सपोर्ट होगा तो वो भारत की विदेश नीति तो अमेरिका तरफ ही झुकेगी ना। बट ऐसा भारत के लिए कहीं कुछ एस्पेक्ट में गलत भी हो सकता है। तो क्या मतलब भारत हाँ में हाँ लगाता है क्या? कई मामले मतलब कि ऐसे हैं जिसमें एक दूसरे के सपोर्ट में है भारत और अमेरिका, लेकिन कई मामले ऐसे हैं जिसमें भारत को उसका सपोर्ट नहीं होना चाहिए। सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कोई मामला ऐसा? सॉरी सर। आप स्केच
स्केचिंग करना आपको पसंद है? जी। स्केचिंग करना पसंद है, तो आप जब स्केच बनाते हो तो उस समय में आप पेन की नोक को बड़ा रखते हो कि एकदम नुकीला रखते हो कि थोड़ा सा कम नुकीला रखते हो? पेंसिल की पेंसिल की। जी, वो अपने डायग्राम पर हिसाब करती है, मतलब कि डिपेंड करता है, उस हिसाब से करते हैं। और ये एक एकदम मेरा पेशा नहीं है, लेकिन मैं अपने इसको बहुत अच्छा, जब भी मेरा खराब मूड हो या फिर कुछ ऐसा लगे नेगेटिविटी, तो ये मेरे को एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है, इसीलिए इस वजह से, है ना? पेंसिल की नोक तो शार्प ही रखते हैं वैसे। शार्प ही रखते हैं। आपने कोई चित्र बनाया है अभी तक के? जी। किन के चित्र बनाए हैं? मैंने मतलब कि दीवारों पर भी स्केचिंग करी है, और दीवारों पर स्केचिंग होती है कि पेंटिंग होती है? स्केचिंग अपन पेंसिल से डायग्राम बना सकते हैं, पेंसिल मोटी पेंसिलों से, लेकिन कलर मुझे भरना नहीं आता। कलर नहीं भरना आता। अहिल्याबाई आपके आदर्श व्यक्ति के रूप में है? जी। अहिल्याबाई, क्या बात आपको उनकी मोटिवेट कर जाती है? एक तो उनकी उदारता और उनकी प्रजा के प्रति वात्सल्यता। वास्तव। और उनका कोई एक ऐसा कार्य जो आपको प्रभावित कर गया, जो उन्होंने राज्य के लिए करा? उनने अपने परिवार में और अपनी प्रजा में कभी अंतर नहीं करा। उन्होंने अपने बेटे को भी मृत्यु दंड दिया था। मृत्यु दंड? उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु सॉरी सर, अभी हाल फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसके पहले पुनर्निर्माण किसने करवाया था? काशी के मंदिरों की अहिल्याबाई ने। अहिल्याबाई। अब महात्मा गांधी को आपने पढ़ा होगा? जी। स्वामी विवेकानंद भी आपके? जी। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा चलाया गया एक मिशन बताइए जरा। रामकृष्ण मिशन कब शुरुआत की गई थी? सॉरी सर, इन्होंने एक भाषण दिया था जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ था। कहाँ दिया था? अमेरिका। अमेरिका में भी कहाँ? शिकागो। शिकागो अमेरिका का एक प्रमुख शहर है। जी। किस झील के किनारे बैठे हैं? शिकागो सर, ये 5 जिलों में से है, लेकिन मुझे रिकॉल नहीं। 5 झीलों। ये 5 झीलों के नाम बता सकते हो क्या? जी, सुपीरियर, इरी, ओंटारियो और सॉरी सर, कोई बात नहीं। आप उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से आपने 9 से लेकर 12 तक के पढ़ा है। ये उत्कृष्ट विद्यालय को बनाए जाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है? सर, ऐसे प्रतिभावान बच्चे जो मतलब कि बाहर और कुछ करना चाहते हैं, वैसे तो हर स्कूलों में गवर्नमेंट की स्कीम रही है, लेकिन वहाँ पर आईटी सिक्योरिटी जैसे वोकेशनल कोर्स देना, जैसे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके, उन्हें एक माहौल दिया जा सके। माहौल दिया जा सके। इसका मतलब है कि बाकी बच्चे जो बौद्धिक स्तर पर अच्छे नहीं है उनको अलग कर दो, और जो बौद्धिक स्तर पर अच्छे हैं उनको अलग कर दो। मतलब जो अच्छे हैं उनको आगे बढ़ाओ, जो कम अच्छे हैं उनको पीछे रहने दो। ये पॉलिसी क्या? नहीं, ये नहीं सर, हर इसमें मतलब कि स्कूलों में तो सारे स्कूल में गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, लेकिन कुछ बच्चों को अलग करके उन्हें बढ़ाना, ये शायद रहा हो। शायद रहा। आप हिंदी साहित्य आपका वैकल्पिक विषय। जी। हिंदी साहित्य में कौन से काल को पढ़ना आपको अच्छा लगता है? हिंदी से भक्ति का। भक्ति का। भक्ति काल का इतिहास भी है। जी। इसमें खानकाहा करके एक क्षेत्र रहा है सूफीवाद में। चलो हिंदी साहित्य से अलग करके पूछें, उसे क्या कहा गया? आपको दिल्ली सल्तनत पता होगा? जी। दिल्ली सल्तनत में कितने वंशज रहे? दिल्ली से गुलाम वंश, खिलजी,
तुगलक और सैयद लोधी वंश। मतलब 5 वंश हैं। वंश। सबसे कम समय के लिए कौन सा वंश रहा? सॉरी सर। आपने IAS भरा, फिर IFS भरा, फिर IFOS भरा, फिर IPS भरा। जी। IFS को सेकंड रैंक पर रखने का क्या कारण है? सर आइए इसके बाद में IFS के मेरा ये है कि मतलब कि हर देश की संस्कृति को जानूं और उसको पहचानूं हर देश को, इसीलिए मैं IFS को ज़्यादा प्रेफर किया। तो आप पहले पर भी रख सकते थे। सर IAS उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें समग्रता है अपने कार्य क्षेत्र में। मध्य प्रदेश अपने मूल कड़ा मान के चलिए, आपके हिंदी भाषाई राज्य आपको नहीं मिलता है, भाषाई राज्य आपको नहीं मिलता है, और आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, और आपको एक नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य मिलता है, तो आप क्या उस लास्ट अटेम्प्ट में मिली हुई उस जॉब को आप कर लोगे? सर सबसे पहले तो ये जरूर रहेगा कि मैं वहाँ की संस्कृति को जान सकती हूँ, उस भाषा को मतलब कि आपके लिए जॉब इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, कि कंफर्टनेस इम्पोर्टेंट है? सर जॉब इम्पोर्टेंट है। आप कार्य करना चाहते हो कि जॉब करना चाहते हो? कार्य करना चाहते हो। इसका मतलब आपके लिए ये मैटर नहीं करता है कि आप अपने नेटिव स्टेट में वर्क कर रहे हो या अदर स्टेट में वर्क कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता है। सही बात है कि गलत? सही बात है। मतलब अगर आपको अरुणाचल प्रदेश में कार्य करने के लिए वहाँ का अगर आपको IAS बनाया जाता है तो वहाँ आप काम करना पसंद करोगे? जी, बट ये रहेगा कि मैं वहाँ की संस्कृति को जानूं और अपनी पूरी कोशिश दूं वहाँ। ये रहेगा, है ना? चलो, आप एक जिले के DM हो, आपको कंडीशन देते हैं, बताइएगा। आप एक जिले के DM हो और आपको पता चलता है कि आपके क्षेत्र में दुर्गा पूजा शुरू होने वाली है और उसी समय में मुहर्रम भी शुरू। जिस दिन दुर्गा जी का विसर्जन है उसी दिन मुहर्रम भी निकलने वाला है, और आपको पता चला है कि पूर्व में इसी क्षेत्र में दोनों ही त्योहार फेस्टिवल एक ही समय में संयोगवश आने के कारण कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए थे, और आपका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी आपके कार्यकाल में आपके कार्य क्षेत्र में कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। तो आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करोगे? सर सबसे पहले तो दोनों ही धर्म मेरे लिए तो सर्वोपरि है, किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए और दोनों के ही त्यौहार है। इस वजह से एक तो सबसे पहली कंडीशन तो ये बन जाएगी कि अगर दो रास्ते हैं और वो अपने उन्हीं के कार्यकर्ताओं से पूछकर कि भाई तुम निकाल सकते हो अपने अपने त्योहारों को दूसरे रास्तों से, तो वो कर सकते हैं, या फिर वो एक ही रास्ता है और वहीं से जाना है तो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, या फिर पुलिस को लगाकर अपनी सिक्योरिटी फोर्स को लगाकर दोनों को हम शांति से निकाल सकते हैं। दोनों, परंतु पहले भी ऐसे ही किया गया था जिस वजह से दंगे हो गए थे। आपने समझाइश दी थी आपके पूर्व के अधिकारियों ने। सर कड़ी व्यवस्था कर सकते, और ज्यादा क्या कमी रह गई इस लूपहोल्स को जानकर। आपकी 2-3 कमियां बताइए। सर एक तो मैं बहुत भावनात्मक हूँ, और दूसरी बात कि मुझसे मतलब कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। गुस्सा जल्दी आ जाता है। आपको IAS बनना है? थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।